Good morning. Welcome you all to the today's presentation topic insect nervous system. मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करके इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करता है। तो इंसेक्टिसाइड्स का मोड ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें इंसेक्ट नर्वस सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो फिर हम देखेंगे इंसेक्ट नर्वस सिस्टम क्या होता है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सब सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द न्यूरॉन। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक न्यूरॉन, वैसा सेवरल न्यूरॉन्स मिला के इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। देयरफॉर न्यूरॉन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसे हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन which is composed of a cell body and which is with two types of projection, that is one dendrites and another one is the axon. सेल बॉडी में न्यूक्लियस होने के कारण ये नर्व सेल का एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट? डेंड्राइट्स receives the stimuli. Then what is the role of axon? Axon transmit the received stimuli to the next neuron or the central nervous system. अभी हम देखेंगे गैंग्लिया क्या होता है। यहाँ पे देखो, एक नर्व है, उसका सेल बॉडी है, एक नर्व है, उसका सेल बॉडी है, एक नर्व है, उसका सेल बॉडी है। सेवरल नर्व्स का सेल बॉडीज क्या हो रहा है? एग्रीगेशन हो रहा है। दैट इज aggregation of cell bodies of several neurons is the ganglia. See, ganglia वैसा दिखता है। इस इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, थोरासिक गैंग्लिया एंड फ्रंटल गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया क्या होता है, ये गैंग्लिया कैसा फॉर्म होते हैं, इस गैंग्लियास का फंक्शन क्या होता है, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस। न्यूरॉन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन देयर स्ट्रक्चरल बेसिस। दैट इज वन मोनोपोलर न्यूरॉन, second one bipolar neuron and third one is multipolar neuron. यहाँ पे देखो, एक न्यूरॉन है, उसके पास एक सेल बॉडी है एंड ए सिंगल एक्सन है। व्हेन ए न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल एक्सन, सच न्यूरॉन इज नोन एज मोनोपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे देखो, अनदर न्यूरॉन है, इसके पास एक पोल डेंड्राइट है एंड अनदर पोल एक्सन है। When a neuron is composed of a single axon and a dendrite, such neuron is known as bipolar neuron. यहाँ पे देखो अनदर न्यूरॉन, एक सेल बॉडी है, उससे एक axon निकला और सेवरल डेंड्राइट्स निकले हैं। When a neuron is composed of a single axon and several dendrite, such neuron is known as multipolar neuron. अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ये भी तीन तरीका का रहता है, एक सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन, सेकंड वन मोटर और एफरेंट न्यूरॉन, थर्ड वन इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देता है। मोटार न्यूरॉन ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचा देता है। दैट इज sensory or afferent neuron, it conducts impulse from sense organ to the central nervous system. Motor or efferent neuron, it conducts impulse from central nervous system to the effector organs. Then what is the function of interneuron? Interneurons interlinks sensory and motor neurons. अभी हम देखेंगे सब सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को 3 मेजर सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 विजरल नर्वस सिस्टम एंड 3 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये एक मेन सेंसरी सेंटर है और इंसेक्ट का बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल के नाम दिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटाइन्स डबल सीरीज ऑफ गैंग्लिया। देखो ये एक सीरीज ऑफ गैंग्लिया है एंड ये एक सीरीज ऑफ गैंग्लिया है। दिस गैंग्लियास आर कनेक्टेड longitudinally by means of connectives and transversely by means of commissures। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक ब्रेन और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सेकंड वन सब इसोफेजियल गैंग्लिया एंड थर्ड वन वेंट्रल नर्व कार्ड। तो ब्रेन क्या होता है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया क्या होता है एंड वेंट्रल नर्व क्या होता है, ये कैसा फॉर्म होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे इंडिविजुअली। पहले हम देखेंगे ब्रेन, हम इसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेफालिक न्यूरोमियर, second cephalic neuromere and third cephalic neuromeres. Brain, it is formed by the fusion of first 3 cephalic neuromeres and it is consisting of 3 parts, that is 1 protocerebrum, deuterocerebrum and tritocerebrum. Protocerebrum, it is large and innervates compound eyes and ocelli. कंपाउंड आइज एंड ऑसिलाई को इनर्वेट करके वहां से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट ड्यूटोसेरेब्रम, इट्स फाउंड बिलो द प्रोटोसेरेब्रम एंड इट्स इनर्वेट्स antennae. Third one is the tritocerebrum, it is the bilobed and its innervate labrum, that is upper lip. ये हो गया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। अभी हम देखेंगे सब इसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में। सब इसोफेजियल गैंग्लिया इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लास्ट 3 cephalic neuromers. Its innervates mandible, maxillae and labium, that is the lower lip. यहाँ पे देखो एक रिंग दिख रहा है। Supraesophageal ganglia and subesophageal ganglia are connected by means of a ring is known as circumesophageal connective. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अभी तक हम डिस्कस कर लिए हैं ब्रेन एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वेंट्रल नर्व कार्ड के बारे में। यहाँ पे देखो ये वेंट्रल नर्व कार्ड है, कहाँ है, वेंट्रल साइड में है
और मिडल पोर्शन में लोकेटेड है और इसमें सेगमेंट, ईच सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया है। तो मीडियन, वेंट्रल, chain of segmental ganglia below the digestive system is the ventral nerve cord. Ventral nerve cord is composed of thoracic ganglia and abdominal ganglia. ये है thoracic ganglia and ये है abdominal ganglia. Thoracic ganglia, 3 pairs in number and they are large in size. thoracic ganglia का फंक्शन क्या होता है? thoracic ganglia innervate करता है legs and wings muscle of their respective segment. अभी हम देखेंगे abdominal ganglia के बारे में। abdominal ganglia जनरली 8 पेयर्स होता है, लेकिन इसका नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी भी हो सकता है। यहाँ पे देखो कॉकरोच में 6 पेयर्स ऑफ abdominal ganglia है, ब्रिजल टेल में 7 पेयर्स ऑफ abdominal ganglia है, हाउस फ्लाई में सिंगल कंबाइंड थोरासिको abdominal ganglia है। What is the function of abdominal ganglia? Abdominal ganglia innervate करता है spiracles, that is respiratory organs of their respective segments. Then what is caudal ganglia? ये भी abdominal ganglia सी है, लेकिन several last abdominal ganglias are fused to form a single compound ganglia is the caudal ganglia. What is the function of caudal ganglia? Caudal ganglia innervates genital organs and cerci. हम डिस्कस कर लिए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, सब एसोफेजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कार्ड के बारे में। अभी हम देखेंगे विजरल नर्वस सिस्टम। विजरल ऑर्गन्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करने वाले सिस्टम को ही हम बोलेंगे विजरल नर्वस सिस्टम। इसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। विजरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 subsystem, that is 1 stomodial visceral nervous system, ventral visceral nervous system and caudal visceral nervous system. स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम में फ्रंटल गैंग्लिया होता है। तो स्टोमोडियल विजरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इट इनर्वेट्स ब्रेन, aorta, foregut and several endocrine organs such as corpora cardiaca and corpora allata. अभी हम देखेंगे वेंट्रल विजरल नर्वस सिस्टम। वेंट्रल विजरल नर्वस सिस्टम which is associated with the ventral nerve cord and tracheal system. अभी हम देखेंगे caudal visceral nervous system. Caudal visceral nervous system which is associated with posterior segment of the abdomen, that is cerci and reproductive organs. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजरल नर्वस सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल ऑर्गन्स और बॉर्डर ऑर्गन्स को नर्वस सप्लाई करने वाले सिस्टम को ही हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है सेंसरी न्यूरॉन एक्सॉन एंड मोटर न्यूरॉन एक्सॉन। यहाँ पे देखो एक सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को पहुंचा रहा है। यहाँ देखो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है,
ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके मसल को पहुंचा रहा है। वही तो बोला हूं, sensory neuron axon radiating from the sense organs to the central nervous system, motor neuron axons radiating from the central nervous system to the muscles। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सेंसरी न्यूरॉन axons एंड मोटर न्यूरॉन axons, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थैंक यू। हम आगे आने वाला लेक्चर में डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में। गुड इवनिंग। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये लेक्चर समझ में आने के लिए आप लोग इस लेक्चर को पक्का देखना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सेंस ऑर्गन को स्टिम्युलस मिलने के बाद न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होता है। ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन एंड फाइनली ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। तो ये इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक्सन एंड उसका बीच में सिनैप्स मदद करता है। देयरफॉर nerve impulse conduction involves two processes, that is one axonal conduction and second one is synaptic conduction। तो हम पहले देखेंगे axonal conduction के बारे में। axonal conduction को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। that is one, generally a neuron inside environment is negative and outside environment is positive। For impulse conduction through a neuron, its inside environment must be positive होना चाहिए। A neuron must be in polarized or resting stage to receive a new stimuli। चलो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे axonal conduction क्या होता है। Conduction of impulse, that is electrical message, through the axon is known as axonal conduction। Axonal conduction involves following 3 steps, that is polarization, depolarization and repolarization। ये क्या होते हैं आप लोगों को आगे आने वाले स्लाइड में समझ में आ जाएगा। अभी एक न्यूरॉन है, उसे कोई स्टिम्युलस नहीं मिला है। when there is no stimulus to the neuron, तो इस कंडीशन में आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, पोटासियम एंड सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटासियम आयंस लीक आउट होता रहता है। एट द सेम टाइम सोडियम पोटासियम पंप 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड एंड जस्ट 2 पोटासियम आयन को इनसाइड मूव करता रहता है। इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मेंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज इनसाइड। Therefore, when the neuron outside environment is positively charged and inside environment is negatively charged, such state of neuron is known as polarized neuron, polarization or polarized state। During polarized state, there is no transmission of impulse through the neuron। इसमें कोई impulse transmit नहीं हो रहा है। Such neuron is known as resting neuron। रेस्टिंग न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है
-70 मिलीवोल्ट। हम इलेक्ट्रोड लगा के देखे, इलेक्ट्रोड मीटर लगा के देखे तो हमको पता चलेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। अभी देखो न्यूरॉन को एक स्टिम्युलस मिला है। When neuron receives a stimulus, इस कंडीशन में देर इज नो चेंज इन पोटेशियम चैनल, ये जनरली क्लोज ही रहता है, लेकिन इम्पल्स रिसीव होने के बाद सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होने के कारण सोडियम आयन इनसाइड मूव होता है। इनसाइड मूव होके इनसाइड का एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एंड आउटसाइड का एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाता है, thereby डिस्टर्ब करता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एंड कॉज करता है डीपोलराइजेशन। ड्यूरिंग डीपोलराइज्ड स्टेट देर इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। देखो यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है। देर इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरॉन। सच न्यूरॉन इज नोन एज एक्टिव न्यूरॉन। एक्टिव न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है +40 मिली वोल्ट। अभी देखो ये इम्पल्स यहाँ से थोड़ा आगे मूव हुआ है, यहाँ पे देखो या आगे मूव हुआ है। हैज एंड व्हेन इम्पल्स मूव्स फॉरवर्ड, द बैक साइड पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन is come to its original polarized state is known as repolarization. During this condition, sodium channels are closed and potassium channels are opened. पोटासियम चैनल ओपन होने के वजह से पोटासियम आयंस आउटसाइड मूव करते हैं। इसके वजह से आउटसाइड का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, इनसाइड का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा पोटासियम आउटसाइड मूव होने के कारण बहुत ज़्यादा पोटासियम आउटसाइड मूव होने के कारण इनसाइड बहुत नेगेटिविटी जनरेट होता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन एक न्यूरॉन को नया स्टिम्युलस रिसीव करने के लिए हाइपरपोलराइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पोलराइज्ड स्टेट होना चाहिए। तो एक हाइपर पोलराइज्ड न्यूरॉन को पोलराइज्ड स्टेट को लाने के लिए सोडियम पोटासियम पंप काम करता है। सोडियम पोटासियम पंप 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड एंड 2 पोटासियम आयन को इनसाइड मूव करते हुए ऑप्टिमम नेगेटिविटी मेंटेन करता है इनसाइड। वैसा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, इसे उसे ही हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। टाइम टेकन फॉर सोडियम पोटासियम चैनल to bring back polarized state from hyperpolarized state is known as refractory period. मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुका हूं। द न्यूरॉन मस्ट बी इन पोलराइज्ड स्टेट टू रिसीव अनदर न्यू स्टिमुलाई। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोनल कंडक्शन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है +40 मिली वोल्ट। हाइपर पोलराइज हुआ तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अराउंड -100 मिली वोल्ट। अभी देखो हमारा इम्पल्स यहां से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गए। अभी इसे नेक्स्ट न्यूरॉन को जाना है तो कैसा जाएगा? इस दोनों न्यूरॉन के बीच में वायर के जैसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो कैसा जाएगा? ये इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन को जाने के लिए सिनाप्स मदद करता है। तो अभी हम देखेंगे सिनाप्स क्या होता है।
सिनाप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है एंड सिनाप्टिक कंडक्शन क्या होता है. Synapse, a junction between two nerve cells, is known as synapse. Then what is synaptic cleft? ये गैप दिख रहा है ना, the narrow gap between presynaptic and postsynaptic neuron is the synaptic cleft or synaptic gap. Then what is synaptic transmission? Conduction of impulse in the chemical form from one axon to the next axon through the synapse is known as synaptic transmission. तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसा होते हैं हम इस स्लाइड में देखेंगे. प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स और एक्सॉन टर्मिनल एंड्स होते हैं सिनेप्टिक नोब में. यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे नोब्स दिख रहा होगा, इसे मैं एनलार्ज करके बताया हूँ. यहाँ पे एक सिनेप्टिक नोब है. सिनेप्टिक नोब्स में होते हैं सेवरल सिनेप्टिक वेजिकल. इस सिनेप्टिक वेजिकल भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा. एट द सेम टाइम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर सेवरल नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी होते हैं. जैसे ही नर्व इंपल्स प्री सिनेप्टिक नोब को पहुंचता है, एक कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होता है. कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होने के कारण सिनेप्टिक वेजिकल आगे मूव होके डॉकिंग प्रोटीन से बाइंड होता है. फाइनली वहां पे सिनेप्टिक वेजिकल ब्रस्ट होके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और सिनेप्टिक गैप में. तो अभी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है. अभी देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं. ये रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स को बाइंड होते हैं. ये बाइंड होने के कारण एक इम्पल्स के जैसा काम करता है. तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है. वैसा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होते होते हुए फाइनली इंफॉर्मेशन रीच होता है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ये है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. थैंक यू. नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड. गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल. हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल इन द सिनेप्टिक गैप. ये लेक्चर समझ में आने के लिए आप लोगों को ए लेक्चर और ए लेक्चर देखना कंपलसरी हो जाता है. हम ए लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट मॉलिक्यूल्स इन द सिनेप्टिक गैप. फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट मॉलिक्यूल्स इन द सिनेप्टिक गैप. पहले हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक न्यूरॉन से लेके दूसरा न्यूरॉन तक पहुंचाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली दो प्रकार का होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स को प्रोपगेट करके ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, ब्रेन को एक्साइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी चीज को देख के अचानक से डर गए, तो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। ये है एग्जाम्पल आप एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन एंड एफिनेफ्राइन। यहां से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम देखेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इंपल्स को इनहिबिट करके ब्रेन को काम कर देता है, ब्रेन को शांति दिलाता है। ये है एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, गाबा, डोपामाइन एंड एंडोर्फिन। यहाँ से भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, a natural substrate, a neurotransmitter in the synaptic gap। ये है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। ये है एसिटाइल कोलाइन, ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेके सिनेप्टिक गैप में रिलीज होता है। सिनेप्टिक गैप में रिलीज होने के बाद ये बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, दैट इज एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। इसके वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसका बीच में रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन में एंजाइम एसिटाइल कोलाइन से नर्व इंपल्स लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भेज देता है। फाइनली एंजाइम एसिटाइल कोलाइन को डिसॉल्व करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। ये डिसॉल्व होने के कारण एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फ्री हो जाता है, सो दैट दूसरा एसिटाइल कोलाइन और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे रिएक्ट करे। ये पूरा प्रोसेस फ्यू माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट होता है। ये तो हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ए नेचुरल सबस्ट्रेट। अभी हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स इन द सिनेप्टिक गैप। इस मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखो, एक एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल है, ये है इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट। इससे हमें पता चलता है कि ग्रास मॉलिक्यूलर शेप ऑफ एसिटाइल कोलाइन एंड इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल का सेम होता है। एक ग्रास मॉलिक्यूलर शेप सेम होने के कारण जैसा रिएक्शन बिटवीन एसिटाइल कोलाइन एंड एंजाइम के बीच में होता है, वैसा ही रिएक्शन ए इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल एंड एंजाइम के बीच में होगा। लेकिन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल एक्टिव साइट को बाइंड करने के बाद फ्यू माइक्रो सेकंड में डिसॉल्व हो जाता है बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, सो दैट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए। लेकिन इस केस में टॉक्सिकेटेड इंसेक्ट में ये इंसेक्टिसाइडल मॉलिक्यूल एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद छोड़ता नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत स्लो होता है।
ये परमानेंट बाइंडिंग के कारण पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन परमानेंटली डीपोलराइज्ड स्टेट में होता है। ये डिसॉल्व न होने के कारण नेचुरल सबस्ट्रेट आके सिनेप्टिक गैप में एक्यूमुलेट होते हैं। ये एक्यूमुलेशन एंड परमानेंट डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के कारण इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक्साइटेबल स्टेट में होता है। इंसेक्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है एंड फाइनली इंसेक्ट का मसल काम करना ही बंद कर देता है एंड इंसेक्ट मर जाता है। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स मॉलिक्यूल के बीच में इन द सिनेप्टिक गैप में। मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल इन द सिनेप्टिक गैप में सेम होता है, लेकिन ये माइनर डिफरेंस भी है और डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स को हम इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं। इरिवर्सिबल है क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद उसे छोड़ता नहीं है, ये परमानेंट बाइंडिंग करता है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ आवर्स। इसका वजह से हम इसे बोले इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। लेकिन कार्बामेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को बाइंड करने के बाद फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू डेज में उसे छोड़ देता है। इसीलिए हम बोले कार्बामेट इंसेक्टिसाइड को रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद इसके साथ नेचुरल सबस्ट्रेट और नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्पिटिट नहीं करता है एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के लिए। लेकिन इन केस ऑफ कार्बामेट इंसेक्टिसाइड में कार्बामेट इंसेक्टिसाइड एंड नेचुरल सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता रहता है। किसके लिए? एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के लिए, उसको बाइंड करने के लिए। इसीलिए हम इसे बोले कार्बामेट इंसेक्टिसाइड को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये हो गया डिफरेंस। थैंक यू।